सो हाय माय डियर फ्रेंड, दिस इज अंशुल शर्मा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट है ये, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रॉप शब्द का मीनिंग क्या है, देन हम समझेंगे प्रोडक्शन शब्द का मीनिंग, एंड देन हम समझेंगे मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो क्रॉप को समझने से पहले हमको और उससे पहले एक बात समझनी होगी कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या है। लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो कि हम क्लास 6 में पढ़ करके आए हैं। तो लिविंग का मीनिंग है जिसके अंदर लाइफ है, जो जिंदा है, और नॉन लिविंग जिसके अंदर लाइफ नहीं है, जो जिंदा नहीं है। ओके, अब बात यहाँ हम लिविंग की करेंगे, मुद्दा हमारा लिविंग है। तो जो लिविंग होते हैं वो डेली बहुत सारे काम करते हैं, जैसे चलना फिरना, सोना उठना, बैठना जागना, कूदना खेलना, लड़ना भिड़ना, पिटना पीटना, हगना पादना, ये सारे काम ये लिविंग करते हैं। तो इनको ये सारे काम करने के लिए, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ये सारे टास्क करने के लिए इनको एक एनर्जी चाहिए होती है। जैसे कि नॉन लिविंग तो काम करेगा नहीं, तो लिविंग को चलने फिरने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी लिविंग को मिलती है फूड से। फूड यानी भोजन से। तो नेचर में जो लिविंग है, ऑन द बेसिस ऑफ फूड यानी भोजन की प्रकृति के आधार पर नेचर में काफ़ी सारे टाइप के लिविंग पाए जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो मांस खाते हैं, जैसे लायन टाइगर वगैरह, तो उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक है। दूसरे ऐसे होते हैं जो केवल पेड़ या पेड़ से बनी चीज़ें या पेड़ से बने फल या पेड़ से बने अनाज वगैरह खाते हैं, उनको हम बोलते हैं शाकाहारी, और इंग्लिश में बोलते हैं हर्बीवोरस। जैसे अ, अपना बकरी हो गई, गॉट, और खरगोश हो गया, रैबिट, ये सब। ठीक है, इनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं, क्योंकि ये पेड़ या पेड़ से बनी चीज़ें खाते हैं, और पेड़ से बनी, केवल पेड़ से बनी जो चीज़ें खा करके और एनर्जी लेते हैं और जिंदा रहते हैं और अपने कामों को पूरा करते हैं, उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। ठीक है। तीसरे जो होते हैं सड़े गले जानवरों को खा करके एनर्जी लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और चौथे जो होते हैं, जो कि जैसे पिग और भी कई सारे हैं, तो वो जो कि अपना जीवन चलाने के लिए, जो कि अपनी एनर्जी लेने के लिए कैसा फूड लेते हैं, जो किसी का फीसेस या एक्सक्रीटा या एक्सक्रीटरी मटेरियल या गू खाकर जिंदा रहते हैं, उनको हम कहते हैं कॉप्रोफेजी। कॉप्रोफेजी। और चौथे जो होते हैं, पांचवे सॉरी, वो कैसे होते हैं कि वो कार्निवोरस का भोजन यानी कि मांस, हर्बीवोरस का भोजन यानी शाकाहारी भोजन पेड़ से बना, स्कैवेंजर यानी सड़े गले जानवर, और कॉप्रोफेजी यानी एक्सक्रेटरी मटेरियल, सब कुछ खा सकते हैं। ऐसे वाले लिविंग को हम कहते हैं ओमनीवोरस। और ओमनीवोरस जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि इंसान, ह्यूमन। इंसान जो है क्या है, ओमनीवोरस है। ह्यूमन क्या है, ह्यूमन है ओमनीवोरस। यानी ह्यूमन गू भी खा सकता है, सड़े गले जानवर को भी खा सकता है, कार्निवोरस के जैसा मांस भी खा सकता है, हर्बीवोरस के जैसे पेड़ की पत्तियां या पेड़ के फल या पेड़ की जड़ को भी खा सकता है। तो इसलिए इसको हम ओमनीवोरस बोलते हैं। किसको, इंसान को। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब लेकिन क्या है कि आज का इंसान बहुत सभ्य हो चुका है, आदि मानव नहीं है कि मतलब चूहा सेक के खा जाए, या कुत्ते को मार के सेक के खा जाए, या कच्चा खा जाए, या दूसरे इंसान को मार के खा जाए, या गू खा ले। ऐसा आज का इंसान नहीं है। मॉडर्नाइजेशन हो चुका है काफ़ी सारा, और हम बहुत सभ्यतावादी हो चुके हैं। तो आज जो है, हम हमारी जो नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए, यानी हमारा जो फूड है उसको ऑब्टेन करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए काफ़ी सिस्टमैटिक रवैया अपनाते हैं। हमको अगर मांस भी खाना होगा तो बढ़िया से किचन में ले जाके साफ सुथरा छुपा के और मस्त बनाएंगे। वैसे मैं तो नहीं खाता हूँ, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, बट मैं नहीं खाता हूँ। और जो है हर्बीवोरस वाला भोजन, हम ज़्यादातर, हम हमारा जो फूड है वो हर्बीवोरस रहता है, हर्बीवोरस वाला रहता है, मतलब कि प्लांट प्रोडक्ट्स हमारे ज़्यादातर रहते हैं। अब बात बात आती है क्रॉप की। यहाँ से हम समझेंगे कि क्रॉप की हमें क्या आवश्यकता है और क्रॉप का मीनिंग क्या है, वो चीज़ हम यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए मैंने आपको ये लिविंग नॉन लिविंग, इनकी जो है एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से आती है। और फूड ये किस किस टाइप का फूड लेते हैं उसके आधार पर, उसके बेस पर मैंने लिविंग को भी 4-5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। तो अब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि क्रॉप क्या है। ठीक है। तो ह्यूमन क्या है, काफ़ी समझदार है, उसके पास कॉन्सियसनेस है। क्या है, कॉन्सियसनेस। ह्यूमन के पास कॉन्सियसनेस है। कॉन्सियसनेस देखो एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब समझदारी। वो अपनी समझदारी से मिट्टी से लोहा अलग करके और उसकी कार बना सकता है। हाँ, रेजिन से, वो रबड़ से काफ़ी सारी चीज़ें बना सकता है, प्लास्टिक ऑब्टेन करके उससे काफ़ी सारी चीज़ें बना सकता है। इंसान ने इतनी सारी मशीनरी बना दी, तो इंसान बड़ा सिस्टमेटिक हो गया है। ठीक है। तो अब इंसान को उस सिस्टमेटिक रवैया जो वो अपनाता है, उसके चलते उसको क्या चाहिए कि उसका जो फूड है वो भी बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से वो ऑब्टेन करता है। ऐसा नहीं कि मिल गया और खा लिया, वो उसको उगाता है। ठीक है। जो भी प्लांट बेस्ड चीज़ें वो खाता है, उनको वो बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से उगाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्रॉप किसे कहते हैं। तो क्रॉप क्या है, बेसिकली जो प्लांट्स हैं जिनको इंसान यूज करता है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गए, और काफ़ी सारे फल हो गए, काफ़ी सारी सब्जियां हो गई, वेजिटेबल्स। ठीक है। देखिए, ये जो वीडियो है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए यूजफुल रहेगी, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं भड़बूजा हूँ। मैं भड़बूजा नहीं हूँ, मैं अच्छी खासी फ्लुएंट इंग्लिश जानता हूँ। बट एक्चुअली क्या है, ये शब्द मुझे कहना भी नहीं चाहिए, बट एक्चुअली क्या है कि हिंदी मीडियम के बच्चे बेचारे फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एक कॉमन वीडियो बनाना चाह रहा हूँ मैं, कि ये जो चैप्टर है वो अच्छे से कवर हो जाए और आपको लगे भी ना कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है। तो हम बात करेंगे क्रॉप की। अब मैंने क्या बात की कि यहाँ पर जो प्लांट या प्लांट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इंसान खाता है, उनको हम उगा सकते हैं। ठीक है।
और एनिमल बेस्ड चीज़ें जैसे कि एग हो गया, एग को कभी उगाया नहीं जा सकता, किसी को मुर्गा खाना है, मुर्गे को उगाया नहीं जा सकता, बट प्लांट और प्लांट बेस्ड जितनी भी चीज़ें, जैसे इंसान को धनिया खाना है, उगा सकता है, गेहूँ खाना है, उगा सकता है, जितनी भी चीज़ें पेड़ पर लगती हैं, ठीक है, तो उनको पेड़ से ही प्राप्त किया जा सकता है, मतलब इनको उगाया जा सकता है। अब क्रॉप का मतलब समझेंगे, क्रॉप को हिंदी में हम कहते हैं फसल। और फसल कभी कुत्ते की नहीं होती, फसल कभी मुर्गे की नहीं होती, फसल कभी अंडे की नहीं होती, फसल हमेशा पेड़ की होती है। और फसल का मीनिंग हम यहाँ पर डेफिनेशन के साथ समझने वाले हैं, ठीक है। तो फसल जिसको हम इंग्लिश में क्रॉप कहते हैं, फसल जिसको हम इंग्लिश में कह रहे हैं क्रॉप, तो क्रॉप का बेसिकली मतलब क्या है? देखिए, हम इंसान हैं और इंसान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसको पर डे खाने को चाहिए, दिन में 3 बार चाहिए। तो क्रॉप का मतलब क्या है कि जो पेड़ हमने उगाए हैं, कुछ शर्तें एक एरिया में, यहाँ पर हमने कुछ पेड़ लगाए गेहूँ के। देखिए, कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास अगर ये इतना बड़ा खेत है तो हम इसमें पूरे में एक पेड़ नहीं लगाएंगे गेहूं का, इसमें बहुत सारे पेड़ लगाएंगे हम। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारा गेहूं के एक पेड़ से काम नहीं चलने वाला, हमारा चावल के एक पेड़ से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि 4 दाने निकलेंगे, हमारे एक टाइम का खाना भी उससे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे हम। तो हम समझदार हैं, उस समझदारी का यूज करते हैं, काफ़ी सारे पेड़ लगाते हैं हम, जैसे ये लगाए हैं काफ़ी सारे पेड़ यहाँ पर हमने, एक ही जगह पर लगाते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि ये एक खेत है, ये एक खेत है, ये भी एक खेत है चाचा जी का, तो हमने क्या किया कि एक पेड़ यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दो, या एक यहाँ लगा दो। क्यों? यहाँ पर ऐसे करेंगे ना अगर, तो क्या होगा कि तब भी जो है बहुत कम पेड़ लगेंगे और फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, यहाँ की जगह खराब हो जाएगी, कोई में सेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि पेड़ जो होते हैं ना, प्लांट, उनमें भी काफ़ी सारी प्रजातियाँ होती हैं, काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की स्पीसीज होती हैं प्लांट के अंदर। अब होता क्या है बेसिकली कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उनको हम रेनी सीजन में उगाएंगे, ठीक है। दूसरे ऐसे प्लांट होते हैं कुछ जिनको सर्दी की, ठंडे क्लाइमेट की, कोल्ड क्लाइमेट की या ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है, तो उनको हम विंटर में उगाएंगे, विंटर में। तो देखिए, सबसे पहले हम क्रॉप का ही मतलब समझते हैं। क्रॉप मतलब जब हम एक ही टाइप के पेड़ों को, जैसे बहुत सारे एक ही टाइप के पेड़ों को अगर हम एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर उगाते हैं, समझना क्या कह रहा हूँ। अ सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल एट अ सेम प्लेस इज नोन एज क्रॉप। अब देखिए, प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन यानी किसी चीज़ को बनाना। जैसे हम बोलते हैं, अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है जो कार बनाती है, तो बोलेंगे कि ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन कंपनी, या फिर कार प्रोडक्शन कंपनी, या यहाँ पर ऐसे बोल देंगे कि इस फैक्ट्री में ना कार का प्रोडक्शन होता है, ऐसे बोल देंगे। तो प्रोडक्शन का मतलब है सिंपल किसी चीज़ को बनाना। यहाँ पर क्या बन रहा है? क्रॉप बन रही है। क्रॉप यानी फसल, और फसल का अर्थ होता है एक जगह पर एक ही टाइप के काफ़ी सारे पौधे एक साथ उगाना, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ताकि इतने सारे इंसानों का पेट दिन में 4 बार भरा जा सके। इसलिए बहुत सारे पेड़ों को हम उगा रहे हैं। और एक ही टाइप के पेड़ इसलिए उगाते हैं क्योंकि देखिए, अगर आपने एक खेत में एक चने का पेड़ लगाया, एक गेहूं का पेड़ लगाया, एक चावल का पेड़ लगाया, एक अ, मूली का पेड़ लगाया, एक भिंडी का पेड़ लगाया, तो कैसे काम चलेगा? तब भी काम नहीं चलेगा। तब भी एक उसमें 4 दाने गेहूं के निकलेंगे, 4 चने के, तब भी काम नहीं चलने वाला। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक जगह पर एक ही जैसे कई सारे पेड़ एक साथ एक समय पर एक ही मौसम में उगाते हैं, और इस चीज़ को हम क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। और फसल को उगाना या बनाना ही क्रॉप प्रोडक्शन कहलाता है। आई होप कि आप इन दोनों शब्दों का मतलब समझे होंगे। अब मैं आपको तीसरा शब्द यानी मैनेजमेंट, भाई होटल मैनेजमेंट सुना है, ठीक है, बैंक में होता है मैनेजर, वो मैनेज करता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट शब्द का मीनिंग क्या है यहाँ पर, ये समझेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन इसमें मैनेजमेंट कहाँ से आ गया भाई? तो मैनेजमेंट को और समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ के मैनेजमेंट से क्या अर्थ होता है कि उसका जो सिस्टम है प्रॉपर, उसको फॉलो करना और तरीके से किसी काम को करना, वही मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट का अर्थ है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन हमको करना है, यानी हमको जो फसल उगानी है, उसको बढ़िया तरीके से कैसे उगाया जाए। तरीके से मतलब क्या? कि देखो, उसमें कम खर्चा हो, कम पैसा लगे, कम समय लगे, अच्छी फसल हो, बढ़िया जो है उसमें अमाउंट निकले, ठीक है, किसका? जो भी हम उगा रहे हैं उसका। तो ये सारा कुछ मैनेजमेंट उसका होता है। अब इसके मैनेजमेंट से मीनिंग ये है कि जैसे हम आलू की सब्जी बनाना चाहते हैं, तो पहले तो हम यहाँ पर कढ़ाई रखेंगे, नीचे आग लगाएंगे, फिर इसमें मसाला डालेंगे, पहले तेल डालेंगे, ऑयल, फिर उसके बाद जीरा डालेंगे, फिर मसाला डालेंगे, फिर सब्जी डालेंगे, और उससे पहले प्याज लहसुन जो भी डालना है वो डालें। तो एक तरीका होता है प्रॉपर, ऐसा नहीं कि पहले कढ़ाई रखी, उसके बाद पानी डाल दिया, उसके बाद आलू डाल दिए, फिर ऊपर से लाल मिर्च डाल दी, फिर तेल डाल दिया, उसके बाद ऊपर से आग लगा दी, या तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का एक प्रॉपर जो तरीका है, उस तरीके से अगर हम उस चीज़ को करेंगे तो वो अच्छी होगी, है ना। तो वैसे ही जो क्रॉप है उसका भी एक तरीका है, जिसे हम क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसमें देखिए, हम इसके मैनेजमेंट में कुछ स्टेप पढ़ेंगे। जैसे हम सब्जी बनाने के कुछ स्टेप पढ़ेंगे कि भैया पहले तेल डालो, फिर इसमें जीरा डालो, फिर इसमें प्याज डालो, फिर मिर्च मिर्च पहले डालते हैं, फिर उसके बाद में हींग डालो, फिर उसके बाद में ये डालो वो डालो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम एक फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही तो करेंगे ना। तो वैसे क्रॉप प्रोडक्शन का जो मैनेजमेंट है, उसमें कुछ स्टेप हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेप जो होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन या क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। वीडियो देखो, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन समझ में अच्छा आएगा, इस बात की गारंटी है। आप अच्छे से
मन लगा के बैठेंगे सुनेंगे तो हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। आराम से सुनिए बात को, समझ में आएगा आपको। अब मैं क्या कह रहा था, मैनेजमेंट क्या, तो इसमें कुछ स्टेप होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के मैनेजमेंट में। देखिए फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, आपको एनसीईआरटी में दिया है, आप पढ़ सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल वही मिट्टी वाला सॉइल। दूसरा, पहला तो ये हो गया भैया, दूसरा वाला जो है वो होता है दूसरा जो स्टेप है उसे हम कहते हैं सोइंग ऑफ सीड, सीड को कहते हैं हम हिंदी में बीज, ठीक है। तीसरा जो स्टेप है भैया, तीसरा जो स्टेप है वो होता है एडिंग, एडिंग यानी मिलाना, हेडिंग मत लिख लेना, एडिंग, एडिंग मैन्योर, मैन्योर को हम हिंदी में कहते हैं खाद, और एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर को कहते हैं उर्वरक, ठीक है। फिर जो है फोर्थ स्टेप जो है इसका चौथा जो चरण है तो वो है इरिगेशन। भैया इरिगेशन को हम हिंदी में कहते हैं, इरिगेशन को हिंदी में कहते हैं सिंचाई यानी पानी डालना। उसके बाद में फिफ्थ जो है वो है वीडिंग, वीडिंग को हम कहते हैं निराई। उसके बाद में सिक्स्थ जो है वो है कटिंग। उसके बाद जो सेवन्थ जो है थ्रेशिंग, ओके। तो हम इनको देखिए, सबसे पहला हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा हो गया सोइंग ऑफ सीड, तीसरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अभी समझ में आ जाएगा, वन बाय वन समझेंगे। तो फोर्थ जो हो गया इरिगेशन, फिफ्थ हमारा जो हो गया वीडिंग, सिक्स जो हो गया कटिंग, एंड सेवन, ये 7 स्टेप जो है हमको क्रॉप प्रोडक्शन के मैनेजमेंट में समझने हैं। इन 7 स्टेप को समझने के बाद हमको समझ में आएगा कि क्रॉप पूरी उगाने का क्या तरीका है, और इन स्टेप्स को फॉलो करके हम कौन कौन से बेनिफिट ले पाते हैं, ओके। अच्छा, अब देखिए कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कि भाई सर्दी में उगाए जाते हैं, ओके। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कि बारिश के मौसम में उगाए जाते हैं। कुछ पेड़ मैंने क्या बोला कि विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, और कुछ पेड़ जो होते हैं वो हमारे बारिश के मौसम में, क्योंकि उनको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उनको बारिश के यानी रेनी सीजन में उगाया या बोया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि ऐसे सारे पेड़, ऐसी सारी फसलें जो कि विंटर सीजन में उगाई जाती हैं या सर्दी के मौसम में अच्छे से ग्रो कर पाती हैं, उग पाती हैं, वैसी फसलों को एक कुछ नाम दे दिया हमने, ठीक है। और नंबर 1 हो गया ये। और दूसरा हमने क्या किया कि कुछ ऐसी फसलें सेलेक्ट की जो फसलें हमारी रेनी सीजन में यानी बारिश के समय में, या यूं कहें कि उन फसलों को अच्छे से उगने के लिए एक ऐसे माहौल की ज़रूरत होती है, पानी वाले माहौल की ज़रूरत, उनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो रेनी सीजन में वो उगाई जाएंगी। तो हमने क्या कर दिया, जो सर्दी में उगाई जाने वाली फसलें और जो बारिश में उगाई जाने वाली फसलें, रेनी सीजन में उगने वाली या ग्रो करने वाली या प्रोड्यूस करने वाली क्रॉप, और दूसरी विंटर सीजन में प्रोड्यूस की जाने वाली या प्रोडक्शन की जाने वाली या ग्रो कराई जाने वाली क्रॉप, दोनों को नाम दे दिया हमने, सिंपल, ठीक है। तो देखिए विंटर सीजन में जो उगते हैं सारे पौधे, सारी फसल जो भी विंटर सीजन में उगती है, उन फसलों को हम कहते हैं रबी क्रॉप, रबी की फसल, रबी क्रॉप, ठीक है। क्रॉप का मतलब फसल, ओके। दूसरी जो भी ऐसी फसलें हैं, जो भी ऐसे पेड़ हैं जो आसानी से बारिश के सीजन में अच्छे से उग पाते हैं, सर्दी में नहीं उग पाते या गर्मी में नहीं उग पाते, उनको बारिश चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही सभी फसलें, सभी पेड़ों को हम एक नाम दे देंगे यहाँ पर, खरीफ क्रॉप, आपने सुना भी होगा, ठीक है, खरीफ क्रॉप। अच्छा, अब इनको याद कैसे रखा जाए, पता है कि रबी क्रॉप है कौन सी, खरीफ क्रॉप कौन सी, आप याद रखना कि मेरे एक ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट और देसी सॉरी, देखिए एक मेरा पड़ोसी है, उसका नाम है रवि, रवि, और उसको बहुत सर्दी लगती है, तो आप याद रख पाओगे कि विंटर में बोई जाने वाली या उगाई जाने वाली फसलों को हम कहते हैं रबी क्रॉप, और दूसरा रेनी सीजन में बारिश में जो बची वो खरीफ, ओके। तो ये 2 फसलों के नाम हो गए ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, ओके। तो देखिए बात कर लेते हैं कि आपको क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट में बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप पूछ लेगा कि रबी और खरीफ क्रॉप में कौन कौन से प्लांट या कौन कौन से फ्रूट्स कह सकते हैं हम, या सीरियल्स जो भी हैं, पूछ लेगा कि एग्जांपल दे दो यार आप तो, कि रबी क्रॉप में कौन कौन आते हैं, खरीफ में कौन कौन आते हैं, यानी सर्दी में कौन कौन उगाए जाते हैं और बारिश के मौसम में कौन कौन उगाए जाते हैं। तो देखिए रबी क्रॉप के लिए आप, और रबी मतलब कि जो विंटर में बोई जाए, ठीक है। और दूसरी खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप में कौन कौन आती हैं, जो कि रेनी सीजन में बोई जाती हैं या उगाई जाती हैं वो फसलें। तो देखिए इनका सिंपल आपको मैं बताता हूँ नाम, कि खरीफ क्रॉप कौन कौन सी होती हैं और रबी क्रॉप कौन कौन सी होती है। देखिए सिंपली आप 2 याद रखिएगा कम से कम, कि रेनी सीजन, सॉरी, विंटर सीजन में वीट यानी गेहूं, और दूसरा ग्राम, ग्राम यानी चना, ये दोनों याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। दूसरा खरीफ क्रॉप में आपको मैं ज़्यादा बता देता हूँ, जितने एनसीईआरटी में दिए हैं शायद उससे भी ज़्यादा। देखिए आप केवल याद रखिएगा खरीफ क्रॉप, रबी की आपको अपने आप याद रह जाएंगी, 2 याद रखना, ग्राम और वीट, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी आती है। देखिए खरीफ क्रॉप में 5 बता देता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल में आप 2 दीजिएगा, जितना पूछे उतना बता दीजिएगा, बट खरीफ क्रॉप मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, देसी ट्रिक से, ठीक है। देखिए जैसे आप घर पे नहीं है कोई और आपसे बोला कि आप बनाओ खाना, तो आप गए किचन में और आपने कढ़ाई रखी गैस पर और आपने इसमें डाला सोयाबीन का ऑयल, ठीक है। तो आपने क्या डाला, सोयाबीन या सोया ऑयल, ओके। फिर आपने क्या किया कि आपने सोचा कि एक काम करते हैं, इसमें आपको मिल गई मूंगफली यानी ग्राउंडनट के सीड्स, ठीक है। तो ग्राउंडनट आपने इसमें डाल दी, यानी मूंगफली आपकी सेकने के लिए, तेल में फ्राई करने के लिए आपने डाल दिया।
फिर क्या हुआ कि आपको मिले चावल, तो आपने मूंगफली के साथ में चावल भी डाल दिए, यानी पैडी या राइस, पैडी बोलते हैं चावल को या फिर राइस भी आप बोल सकते हो। ओके, फिर आपको मिला मेज यानी मक्का, तो आपने सोचा कि पॉपकॉर्न बन जाएंगे, तो वो भी आपने इसी में डाल दिए। ठीक है, तो मेज हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा कि मैंने जो मेज डाली थी पॉपकॉर्न बनाने के लिए, उसके चक्कर में ये मूंगफली और चावल तो जल चुके हैं। जब तक आपके पॉपकॉर्न बनेंगे जब तक तब तक ये क्या, ग्राउंड नट और पैडी तो जल चुके हैं। तो आपने क्या किया कि गुस्सा आ गया आपको, कितनी मेहनत से तो खाना बनाया, खाने के लिए पॉपकॉर्न बनाए या ग्राउंड नट जो है वो उसमें डाली थी मैंने, और बड़ी मेहनत के बाद में ये सब कुछ ख़राब हो गया। तो अब आपको गुस्सा आया, तो आपके पास कॉटन पड़ी थी, रुई कॉटन कपास, तो आपने कॉटन डाल के, मैं कॉटन ऊपर लिख देता हूँ, कॉटन कॉटन डाल के आपने क्या कर दिया उसमें, और आग लगा दी पूरे में। ठीक है, तो अब क्या किया आपने, जो डिश बनाई थी, जो भी बनाया आपने, वो आपका एग्जाम्पल है, वही आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या, सोया ऑयल, तो सोयाबीन जो है वो रेनी सीजन में उगाया जाता है, ग्राउंड नट है, पैडी यानी राइस है, और उसके बाद में मेज है, और फिर कॉटन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं खरीफ क्रॉप में, और उसके बाद जो बचा वो आता है रबी क्रॉप में। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है एग्जाम्पल्स को याद रखने का। अब देखिए एनसीईआरटी में तो वैसे दे रखा है, बट कुछ क्या करते हैं टीचर्स और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए, एक सिंपल बात बता रहा हूँ मैं आपको, इससे अलग, इस सबसे अलग, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या होता है, कुछ लोग बोल देते हैं कि जून से सितंबर का जो टाइम है उसमें हमारे यहाँ पर होती है बारिश, यानी रेनी सीजन मान लेते हैं इसे। ठीक है, तो और दूसरा, अक्टूबर से मार्च तक का जो सीज़न है उसमें जो है सर्दी पड़ती है, विंटर सीजन है ये। और इस बेस पर कुछ लोग क्या करते हैं कि बोल देते हैं कि जो जून से सितंबर में ग्रो की जाएगी वो खरीफ फसल, और जो अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाएगी वो रबी फसल। बट ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्यों, बताऊँ क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि कहीं जून से सितंबर रेनी सीजन है, इंडिया में ही आप देख लोगे कि कहीं तो जून से सितंबर रेनी सीजन, कहीं जुलाई से सितंबर रेनी सीजन, कहीं और पहले आ जाता है, जून से थोड़ा सा पहले भी आ जाता है, कई बार बाद में आता है, कई जगह सितंबर के बाद तक रेनी सीजन रहता है। इंडिया की ही बात कर रहा हूँ मैं, और दूसरी जगह तो जाएंगे वो अलग ही बात है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि जून के बाद भी आता है, जून के पहले भी आ जाता है कई जगह मानसून। ठीक है, तो आप ये ना कहें कि जून टू सितंबर बोई जाने वाली या उगाई जाने वाली जो क्रॉप है उनको हम कह देंगे खरीफ क्रॉप, ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। आपको सिंपली क्या कहना है कि रेनी सीजन में उगाई जाने वाली फसल खरीफ क्रॉप, और विंटर सीजन देखिए इंडिया में कब आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कब आ रहा है, अमेरिका में कब आ रहा है, डजेंट मैटर, आपको महीने याद रखने ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, देखिए डेफिनेशन ऐसी दीजिए जो यूनिवर्सल हो, हर जगह फिट बैठ जाए। ठीक है, और आप ऐसी डेफिनेशन दे रहे हो जो एक जगह तो फिट बैठ रही है, दूसरी जगह वो फैल जा रही है रायते की तरह, तो वो गलत है। ठीक है, अच्छा अब बारी बारी से हम सबसे पहले समझते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या चीज़ है, कि इसमें क्या करते हैं, कि मिट्टी ब्यूटी पार्लर जाती है क्या, या क्या होता है वो समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो है स्टेप वो समझेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप है। तो ऐसा उसमें एक स्टेटमेंट भी है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आ क्रॉप प्रोडक्शन। ऐसा आ भी सकता है, आपसे पूछ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर हम समझते हैं थोड़ा सा इसको कि क्या है ये। देखिए, हम इस टाइप के खेत में पेड़ उगाते हैं, एक समय बाद इस पेड़ को हम यहाँ से काट के फेंक देते हैं, यूज किया जाता है इसका। और जो मिट्टी है, जब तक पेड़ उगता है तब तक इसमें कई दफ़ा पानी डाला जाता है, और जो मिट्टी है वो एकदम प्लेन सरफेस में तब्दील हो जाती है, मिट्टी गल के एकदम फ्लैट हो जाती है, और बर्फ़ी जो होती है ना उसकी तरह जम जाती है, बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाती है, जम जाती है मिट्टी, गीली होके जो है बिल्कुल प्लेन हो जाती है। ठीक है, अब क्या करें, अगर इस प्लेन सरफेस पर, अगर इस सपाट वाली ज़मीन पर, देसी शब्दों का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, अगर इस सपाट वाली ज़मीन पर जिसमें पानी डाल डाल के मिट्टी को पूरा गला गुलू के एकदम मस्त से बेहतरीन तरीके से एकदम ऐसी रखी है, ये एकदम प्लेन सरफेस की तरह, इसमें अगर हम बीज डालें तो बीज ऊपर ही रखा रहेगा। और बीज को पेड़ बनने के लिए क्या चाहिए होता है कि चारों तरफ से इसको मिट्टी अच्छे से घेर ले, यानी बीज जो है मिट्टी से दबा होगा तब अच्छे से ग्रो कर पाएगा, तब अच्छे से फल फूल पाएगा और पेड़ बन पाएगा। समझे? तो यहाँ पर अगर ऐसी मिट्टी हुई तो फिर ये नामुमकिन है कि बीज का पेड़ बन जाए। तो हम क्या करेंगे पता है, हम करेंगे इस मिट्टी का मिट्टी में हम करेंगे तोड़ फोड़, यानी क्या करेंगे, इस फ्लैट वाली ज़मीन पर हम चलाएंगे कोई ऐसी डिवाइस, चम्मच, चाकू या सरिया या बेलन, कि जिससे इसमें गड्ढे करके इस मिट्टी को तोड़ फोड़ के और जो खेत है उसमें जगह बनाई जा सके। ठीक है, ताकि जो मिट्टी है उसमें बीज अंदर डाला जा सके, ताकि
अच्छे से बीज पेड़ में बदल पाए। तो हम आपने देखा होगा कि खेत में कई बार आप देखोगे तो जो मिट्टी है, फील्ड कहते हैं खेत को, तो फील्ड में जो मिट्टी है कई बार वो फसल उगने के बाद जम चुकी होती है, उसे तोड़ फोड़ के अल्टा पल्टी करना उसकी ही प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहलाता है। सीधे शब्दों में, इसमें मैंने बहुत टाइम ले लिया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को समझाने में आपको, उसके लिए माफी चाहूंगा कि, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ, समय भले ही लग जाए। यहाँ पर देखिए दोबारा बताता हूँ, ऐसे खेत है। अब जब इसमें पहले भी देखिए फसल एक बार तो उगाते नहीं है कि एक बार पेड़ उगा लिए बस खेत खराब, ऐसा तो नहीं है। एक के बाद एक एक फसल उगी, उसके बाद वो काट ली, हटा दी वहाँ से, उसके बाद दूसरी उगाएंगे, तीसरी, हमेशा उगती रहेगी ना। तो देखिए क्या होता है कि इसमें पानी डालते डालते ये जमीन जो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, जो धरती है वो फ्लैट हो जाती है एकदम, ठीक है। तो अब इसको क्या करें कि इसको खोद खाद के मिट्टी की अल्टा पल्टी अच्छे से कर लें ऐसे, तो इसमें क्या होगा, तभी अच्छे से इसमें बीज अंदर तक जा पाएगा और तभी पेड़ बन पाएगा। इसलिए मिट्टी की अल्टा पल्टी करना, इसको तोड़ फोड़ के एक सा करना ही प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहलाता है। सिंपल, और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद दूसरे स्टेप की। लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनिए, जितने भी स्टेप हैं इसमें, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड, इरिगेशन, वीडिंग, सारे के सारे स्टेप पहले पुराने ज़माने में किए जाते थे, सारे स्टेप, और आज भी किए जाते हैं। देखिए पहले भी एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे, पहले जाते थे ना तो पैदल जाते थे। अभी हो सकता है कि भैया टेम्पो में जाते हो, बाइक में जाते हो, कार में जाते हो, तो काम तो वही है, तरीका बदल गया है। काम पहले भी होता था, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तरीका पहले अलग था, अब अलग है। पहले जो तरीका अपनाया जाता था वो परंपरागत विधि होती थी, यानी पुरानी चीज़ों को हम परंपरागत बोलते हैं, और पुरानी चीज़ों को इंग्लिश में ट्रेडिशनल बोलते हैं। परंपरागत या पुरानी चीज़ों को क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मेथड, पर पुरानी विधि, परंपरागत विधि। तो क्या कह रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहले भी होता था, अभी भी होता, लेकिन पहले जो तरीके अपनाए जाते थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने के लिए वो क्या होते थे, जैसे एक ऐसा हल होता था इस टाइप का, जिसे हम प्लाऊ भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसमें एक इस टाइप की रॉड लगी रहती थी, और यहाँ पर ये जो हमारे बुल्स होते थे, बैल होते थे, उनके कंधे पर इसको लगा दिया जाता था और वो चलते थे। बैल तो मेरे सही बने नहीं हैं, वो चलते थे, तो ये मिट्टी जो है वो तोड़ दी जाती थी, अच्छे से खोद दी जाती थी, जिसे जुताई कहते हैं, खेत की जुताई करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना। ओके, तो इसे हम कहते थे प्लाऊ या प्लग, आपको एनसीईआरटी में दे रखा है प्लाऊ या प्लग, और इस प्रोसेस को हम नाम देते थे प्लाविंग, ठीक है, ठीक है। तो गांव के जो लोग हैं उसको आज भी प्लाऊ प्लाऊ कहते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा क्या होता है कि गांव में जो है थोड़ी सी जो है खींचतान हो जाती है शब्दों के साथ में, प्रोनाउंसिएशन के साथ में, जैसे पॉलिथीन को पन्नी, झिल्ली, झिल्ला, पन्ना, ठीक है, वो अलग बात है, मैंने इसमें कर दी ताकि आपका ध्यान बना रहे, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, अब मैं क्या कहना चाह रहा था कि यहाँ पर जो है ये जो है बैलों के साथ में ये काम करना, ये पुरानी विधि थी, ट्रेडिशनल मेथड। अब क्या हो गया, अब एक नई विधि आई, नई विधियों को हम कहते हैं मॉडर्न मेथड, मॉडर्न मेथड। तो हम कह देंगे मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो पुरानी विधियां थी उनको ट्रेडिशनल, नई थी उनको मॉडर्न मेथड। एक बात ये हो गई। दूसरी ये कि पुरानी जो विधि थी वो तो मैंने आपको बता दी, नई में क्या होता है ऐसा। तो देखिए पहले ये लकड़ी का बनाया जाता है प्लाऊ, अभी जो है लोहे का प्लाऊ इसी टाइप का आपने देखा होगा, ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है, और ट्रैक्टर जो है वो मॉडर्न मेथड में आता है, क्योंकि मशीन्स जो है वो अब बनी है। पहले मशीन्स जो है इतनी ज़्यादा नहीं डेवलप नहीं थे हम इतने, तो मशीन्स जो है कम थी और उनका यूज भी बहुत ज़्यादा कम था, सॉरी। तो इसलिए ट्रेडिशनल मेथड में अक्सर मशीन्स का यूज नहीं किया जाता था, और मशीन्स का जहाँ यूज होने लगा उसको मॉडर्न मेथड कह दिया। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की आज की जो टेक्निक है उसमें हम मॉडर्न मेथड में ट्रैक्टर के पीछे इसी टाइप के 4-5 प्लाव लगे होते हैं, लोहे के होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो ट्रैक्टर जो काफ़ी पावरफुल होता है, और काफ़ी पावरफुल होने की वजह से ये लकड़ी का जो प्लाव है वो टूट सकता है, इसलिए लोहे के प्लाव लगा के और ट्रैक्टर को चला दिया जाता है, और बहुत ही कम समय में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को डन कर दिया जाता है। देखिए मॉडर्न मेथड बेस्ट है कि ट्रेडिशनल। देखिए ट्रेडिशनल मेथड के अपने फायदे थे, बट अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या, काफ़ी सारा टाइम चाहिए, काफ़ी सारी एनर्जी, काफ़ी सारी मेहनत भी चाहिए, ठीक है। बट मॉडर्न मेथड में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर लेबर जो है बहुत ही कम लगेगी, मजदूर यहाँ पर कम आवश्यकता होगी मजदूरों की, एक ही इंसान ट्रैक्टर पर बैठ के और सारे के सारे खेत की जुताई कर देगा, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर देगा। तो मॉडर्न मेथड का ये हमको फायदा है क्या, कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने के लिए हमको, मिट्टी तैयार करने के लिए या जुताई करने के लिए हमको बहुत ही कम लोगों की आवश्यकता होगी, कम समय लगेगा, थोड़ा सा कॉस्टली तो होता है मॉडर्न मेथड में, जितनी भी मशीन यूज होती है कॉस्टली तो होती हैं थोड़ी सी, बट ये हमको फायदा है कि अच्छा काम होता है, एक सा काम होता है, और कम टाइम में काम हो जाता है। ओके, आपसे मैं एक बात करना चाहूँगा कि जितनी भी स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन के, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, सोइंग ऑफ सीड है, वीडिंग, जितनी भी है, इरिगेशन, सब कुछ दो ही जो पुराने तरीके से किए जाते थे उन सबको ट्रेडिशनल मेथड कह देंगे अलग से सॉरी। और जितने भी ऐसे हैं जो, जितने भी ऐसे सभी स्टेप में जो भी नए तरीके से किए जाते हैं उनको हम कहते हैं मॉडर्न मेथड। तो सभी में ट्रेडिशनल और मॉडर्न आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में मिले ना मिले, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपको सभी स्टेप में, देखिए पुराने जो तरीके हैं उनको ट्रेडिशनल कह दीजिए, और नए जो तरीके हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का पुराना तरीका ट्रेडिशनल मेथड, नया तरीका मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या है भाई, पुराना प्लाऊ, ठीक है, और मॉडर्न मेथड में क्या, नया प्लाऊ ट्रैक्टर के पीछे लोहे वाला, वो उसकी मेथड हो गई, ठीक। अब सोइंग ऑफ सीड यानी बीज को बोना, ठीक है। तो बीज बोने के लिए पहले लोग क्या करते थे कि झोला भरा, अपना कट्टा भरा, पीठ पर टांगा और फेंकना हाथ से ही चालू कर दिया। तो हाथ से ही बीज फेंक करके वो क्या करते थे, फसल को उगाते थे। तो उसमें होता क्या था कि मान लीजिए ये हमारा खेत है, अब इस खेत में कभी मुट्ठी भर के अगर अनाज फेंका या कोई भी बीज फेंका, तो मान लीजिए कि यहाँ काफ़ी सारे बीज गिर गए, यहाँ बाकी जगह खाली छूट गई, एक यहाँ गिर गया, एक यहाँ गिर गया, कभी इकट्ठे यहाँ पे गिर गए काफ़ी सारे, इकट्ठे यहाँ पे गिर गए काफ़ी सारे। तो होता क्या था कि जहाँ पर काफ़ी सारे बीज एक साथ गिरे हैं, वहाँ पर पानी और उर्वरक जो होते हैं उनके लिए ये पेड़ एक साथ, कम जगह में ज़्यादा पेड़ उगने की वजह से वो एक साथ
एक दूसरे का न्यूट्रिशन, एक दूसरे का पोषण खा जाते थे और कोई पेड़ अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता था। और ये जो है जगह खाली रह गई है, इतनी सारी जगह ये खाली भी रह जाती थी। तो हम जब भी बीज को हाथ से फेंकते थे वो है ट्रेडिशनल मेथड, और ट्रेडिशनल मेथड में भी हाथ से बीजों को जो फेंकना है उसे हम कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड में भी बीजों को हाथ से फेंकना कहलाता है मैनुअल मेथड। तो मैनुअल मेथड क्या हो गई? सोइंग ऑफ सीड की ट्रेडिशनल मेथड। अच्छा, सोइंग का मतलब समझे, सोइंग SOWI यानी सोइंग का मतलब होता है भैया बोना। बोना बोना मतलब छोटा नहीं, बोना मतलब कि बीज को बोना खेत में, ठीक है। सोइंग कहलाता है, इंग्लिश में सोइंग कहते हैं। तो सोइंग की एक तो ट्रेडिशनल मेथड होगी, पुराना तरीका, एक नई वाली होगी। तो पुराने में हाथ से उठा के फेंकते थे, हाथ से बीजों को उठा के खेत में डालना, मैनुअल मेथड कहलाती है। तो मैनुअल मेथड ही एक टाइप से ट्रेडिशनल मेथड है सोइंग ऑफ सीड की, ठीक है। और मैनुअल मेथड बेकार विधि थी क्योंकि हम तब डेवलप नहीं थे, इसलिए हम करते थे वही काम, लेकिन अब नहीं करते हैं। मैनुअल बेकार इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बीज एक ही जगह गिर जाते हैं, जिससे कि जब पेड़ उगते हैं तो वो आपस में अपने पानी के लिए, मिट्टी से पोषण के लिए लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते एक दूसरे को ही मार देते हैं और अच्छे से फसल नहीं उगेगी इस स्थिति में, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, सोइंग ऑफ सीड के लिए हम मॉडर्न मेथड जो है वो अपनाते हैं। मॉडर्न मेथड में क्या करेंगे कि मॉडर्न मेथड में आपने देखा होगा ट्रैक्टर में कुछ डिवाइस आती हैं जिनको हम सीड ड्रिल के नाम से जानते हैं, यानी ट्रैक्टर के पीछे एकदम प्लाऊ के ही जैसे कोई एक अलग स्ट्रक्चर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये ट्रैक्टर के पीछे वाला हिस्सा है, तो इसमें यहाँ पर क्या किया जाएगा कि कुछ ऐसे पाइप लगे होंगे, और ये पाइप जो है इनमें ऊपर जो है कीप के जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ होगा, जिसमें से आप देखेंगे कि इसमें बीज को भर दिया जाता है अच्छे से, और जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे चलता है एक फिक्स डिस्टेंस के बाद में यहाँ पर बीजों को गिराया जाता है। तो आप देखेंगे कि एक फिक्स डिस्टेंस के बाद में बीजों को प्रॉपरली बोया जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर पेड़ बीज जो है प्रॉपर उगेंगे। तो इसलिए सोइंग ऑफ सीड की जो है मेथड कौन सी अच्छी हुई? मॉडर्न मेथड, जिसमें यूज किया जाता है डिवाइसेस का, और उस डिवाइस को हम कहते हैं सीड। सीड यानी बीज, और देखो ड्रिल करती है ये, थोड़ा सा नीचे धसा देती है बीज को, मिट्टी को खोदकर ये बीज को दबा देती है। इसलिए इस मेथड में जो डिवाइस यूज की जाती है उस डिवाइस का नाम हो गया सीड ड्रिल, और मेथड का नाम भी सीड ड्रिल हो गया। और दूसरे शब्दों में ये मॉडर्न मेथड भी है। और किसकी मेथड है? सोइंग ऑफ सीड की, बीज को बोने की, ओके। बताया कि जो ट्रेडिशनल मेथड थी, यानी जो पुरानी विधि थी बीज बोने की, बीज बोना हमारा सेकंड स्टेप है, फसल उत्पादन का, क्रॉप प्रोडक्शन का हमारा सेकंड स्टेप है, दूसरा चरण है क्या? बीज बोना। तो बीज बोने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, बीज बोने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं जो बीज है वो बोने लायक भी है कि नहीं। मतलब जो बीज है इस टाइप का, किसी भी चीज़ का जो बीज है उसे ये देखा जाएगा कि वो बोने के लायक है कि नहीं, वो हेल्दी बीज है कि नहीं, और उसको हम कहते हैं, उस बीज को छांटना, बीनना या चुनना जो है, सेलेक्ट करना बीज को कहते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड। तो सिलेक्शन ऑफ सीड करने के लिए हम क्या करते हैं, बीज को लेंगे और पानी से भरे हुए किसी बर्तन में डाल देंगे। जैसे ये बर्तन है, इसमें पानी भर रहा है और इसके अंदर हम बीज को डाल देंगे। तो जो बीज होगा वो क्या करेगा कि जो अच्छा हेल्दी और भरा हुआ जो बीज होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और बाकी के जो सड़े हुए, घुने हुए या खोखले जो बीज होंगे वो पानी की सरफेस पे ऊपर तैरने लग जाएंगे, खोखले बीज, ठीक है। तो जैसे ये पानी भर रहा है तो ऊपर जो तैर रहे हैं वो बीज जो होंगे खोखले होंगे, उन्हें उठा करके हम फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि एक अच्छी फसल तैयार करने के लिए हमें अच्छे और हेल्दी बीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ सीड कहेंगे इसे। ये भी क्या है, बीज बोने का ही एक मतलब उसी के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। हमारा जो सेकंड स्टेप है जिसे हम कह रहे हैं सोइंग ऑफ सीड, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिलेक्शन ऑफ सीड करेंगे। और सिलेक्शन यानी कि बीजों का चयन, और बीजों का चयन करके फिर हम उसे बोएंगे। तो सोइंग ऑफ सीड हमारा पहले होगा सिलेक्शन ऑफ सीड, और उसके बाद में बोना, दोनों को ही हम कंबाइनली बोलते हैं सोइंग ऑफ सीड यानी बीज का बोना। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो मैनुअल मेथड होती थी पहले, मतलब कि हाथ से उठा के और बीजों को फेंकना, इधर खेत में यहाँ फेंकना, यहाँ कहीं भी ऐसे तो रेंडमली फेंकना। अब देखिए क्या होता था कि बीज को हाथ से उठा के फेंकने से, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक जगह तो काफी सारे बीज गिर जाएंगे, हो सकता है कोई सी जगह खाली रह जाए तो उस जगह पे पेड़ नहीं उगेगा, और एक जगह बहुत सारे बीज गिर जाने से क्या होगा कि आपस में पेड़ लड़ेंगे कि ये मेरा पानी, ये तेरा पानी, तो मतलब फसल अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। एक और मेथड जो है थोड़ी सी जब हम विकसित हुए तो हमने क्या किया कि इस टाइप का हमने एक इस टाइप की हमने एक डिवाइस ली, जिसे हमने बुल्स में, बैलों में हमने इसे लगाया, और पीछे ये इस टाइप का जो है यहाँ पर हैंडल दिया है जिसमें कि एक पाइप लगा हुआ है, और ये आगे जाके एक कीप के जैसे स्ट्रक्चर में खुला हुआ है। तो यहाँ से ये किसान इसमें बीज भरते जाते हैं, और वो बीज धीरे धीरे करके एक फिक्स डिस्टेंस के बाद में गिरते जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी हमारी पुरानी विधि है, ये भी हमारी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग ऑफ सीड है। ये भी पुरानी विधि है बीज को बोने की। ये जो है यहाँ पर कीप लगी हुई है, और ये किसान इसके ऊपर और साथ में ऊपर खड़े होकर साथ में चलते जा रहे हैं, और बैल उनको खींचते जा रहे हैं, और नीचे जो है बीज एक फिक्स डिस्टेंस के बाद में यहाँ से निकलता जाएगा, और यहाँ सोइंग ऑफ सीड जो है हमारी यानी बीज का बोना जो है डन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम इसलिए आपको बता दिया ताकि आपको और बेटर समझ आ सके, ठीक है। ये सीड यानी बीज, ये यहाँ पर डायग्राम में शो हो रहा है कि यहाँ पर बीज डालेंगे, ये इसे फनल बोलेंगे, कीप का जो स्ट्रक्चर है उसे फनल बोलेंगे, और नीचे उसमें पाइप लगा हुआ है ये वाला, और ये यहाँ पर शार्प एंड यानी जो शार्प, जो धारदार एक नुकीला जो सिरा है उसका, वो मिट्टी को खोदते हुए उसमें बीज को दबाते चलता है। और ये भी हमारी क्या है, बीज बोने की ट्रेडिशनल मेथड यानी परंपरागत विधि यानी पुरानी विधि। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग ऑफ सीड हुआ हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं मॉडर्न मेथड में क्या आ गया, नया क्या आया है मॉडर्न मेथड में। देखिए एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग डायग्राम दे रखा है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अलग डायग्राम चूज किया है जिससे आपको बेटर समझ में आ सके, ओके। देखिए
कि ट्रैक्टर से रिप्लेस कर दिया गया बैलों को, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रैक्टर के पीछे जो ये डिवाइस लगी हुई है, इसमें एक फिक्स डिस्टेंस के बाद में बीजों को गिराने की कैपेबिलिटी है। ये मिट्टी को खोद करके उसमें नीचे बीजों को दबाती चलती है और एक फिक्स डिस्टेंस के बाद में बीज यहाँ पर मिट्टी के नीचे दबते चलते हैं, जिससे कि एक अच्छी फसल यहाँ पर उगाई जा सके। तो ये हो गई मॉडर्न मेथड। और इस मेथड को जो कहते हैं, क्योंकि ये ड्रिल करती चलती है ज़मीन के अंदर गड्ढा और उसके बाद सीड को वहाँ पर छोड़ती चलती है, तो इसलिए इस मेथड को, मॉडर्न मेथड ऑफ सोइंग ऑफ सीड को हमने कह दिया सीड ड्रिल मेथड। सीड यानी बीज और ड्रिल मेथड, सीड ड्रिल मेथड। देखिए सीड ड्रिल जो है उसको गांव में कुछ लोग, मैंने सुना भी है काफ़ी सारा, हम लोग देसी हैं तो गांव में इसको सिड्डिल सिड्डिल चिल्लाते रहते हैं। ये वही सीड ड्रिल मेथड है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज अ सीड ड्रिल। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं सोइंग ऑफ सीड, हम डन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, दैट इज डू यू नो, दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्योर? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए मीनिंग क्या है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का। हम पहले भी इस बात पर डिस्कशन कर चुके हैं कि जब हम पेड़ उगाते हैं किसी मिट्टी में सॉरी, जब भी हम पेड़ उगाते हैं किसी मिट्टी में, तो एक बार हमने पेड़ उगाया तो ये मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को लेता है न्यूट्रिशन के लिए, और उन न्यूट्रिएंट्स को, उन पोषक तत्वों को ये मिट्टी से लगातार जब तक ये मिट्टी में रहेगा, जिंदा रहेगा, लेता रहेगा। ओके, अब मिट्टी में जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनकी हो जाएगी कमी। क्यों? आप देखिए कहीं एक जगह 20 रुपये रखे हैं चिल्लड़ 1 रुपये की, आपने एक ले लिया, फिर दूसरा भी ले लिया, तीसरा भी ले लिया, एक वक्त बाद तो खत्म हो जाएंगे ना। वैसे ही मिट्टी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। अब जो नई फसल उगेगी वहाँ पर वो पोषक तत्वों के बिना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, न्यूट्रिएंट्स के बिना ग्रो नहीं कर पाएगी। तो वो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं खाद और उर्वरक, यानी कि खाद को इंग्लिश में कहते हैं मैन्योर और उर्वरक को कहते हैं फर्टिलाइजर। इट इज अ कार्बनिक सब्सटेंसेस। ये जो है कार्बनिक जैविक पदार्थ होते हैं, जो कि मैन्योर जो है वो हम खेत में भी वर्मी कंपोस्ट मेथड से गाँव में बनाते हैं, और फर्टिलाइजर जो है जनरली बात कर रहा हूँ मैं, तो फर्टिलाइजर जो है फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, इतना आपको इसमें याद रखना है। तो ये दोनों ही ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको मिट्टी में मिलाया जाता है जिससे पेड़ अच्छे से ग्रो कर पाए फसल। ओके, तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। थर्ड स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो अब तक हम क्या समझ चुके? पहला वाला मिट्टी तैयार करना यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल समझ चुके हम। दूसरा वाला जो स्टेप है वो वही था सोइंग ऑफ सीड, यानी अब हम बीज बो चुके मिट्टी तैयार करने के बाद, और उसके बाद जो है बीज जब हम बो चुके हैं कि मिट्टी के अंदर जो रिक्वायर्ड मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो है कि नहीं, उनको पूरी करने के लिए हम ऊपर से कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? या तो खाद या फिर उर्वरक यानी फर्टिलाइजर। अब एक बात सुनिए, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो खेत में नहीं बनाए जाते, वो नेचुरल चीज़ों से नहीं बनाए जाते, वो केमिकल्स होते हैं और फैक्ट्रीज में, प्लांट्स में बनाए जाते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को मैं प्लांट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये प्लांट्स में, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। और ये जो है देखिए, कोई भी चीज़ जो केमिकल है वो हमारे लिए, जो नेचुरल नहीं है वो तो ऑब्वियसली नुकसानदायक ही होगी। तो यहाँ पर एज कम्पेयर टू मैन्योर यानी खाद की तुलना में जो फर्टिलाइजर या उर्वरक होते हैं वो थोड़े से नुकसानदायक होते हैं मिट्टी की हेल्थ के लिए। ओके, तो हमें वैसे खाद और जैविक खाद मिलाना चाहिए इसमें मिट्टी में। क्यों? ताकि पेड़ अच्छे से ग्रो कर सके। तो 3 स्टेप हम समझ चुके। अब जो चौथा स्टेप है, तो चौथा स्टेप बताइए क्या है? फोर्थ स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज अ इरिगेशन। एज यू नो, इरिगेशन को हिंदी में कहते हैं सिंचाई। इरिगेशन, ओके, इरिगेशन क्या है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद पेड़ों को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड कराना, यानी कि पानी देना ही सिंचाई या इरिगेशन कहलाता है। इरिगेशन एक फिक्स टाइम इंटरवल में हमको एक रिक्वायर्ड अमाउंट तो कम से कम पानी की पेड़ों को देनी ही देनी है, जिससे कि जो फसल है वो एक हेल्दी फसल हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। इसमें भी 2 मेथड होंगी, एक तो ट्रेडिशनल यानी एक पुरानी विधि, और एक मॉडर्न मेथड यानी कि एक नई विधि। एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न मेथड। देखिए ट्रेडिशनल मेथड सबसे पहली बात तो ये करती है कि इरिगेशन का मतलब सिंचाई मतलब पेड़ों को पानी देना। अब आपकी मर्जी है कि आप चम्मच कटोरी लेके जाएं और पेड़ों को पानी दें आराम से, चम्मच से एक एक, ठीक है, एक एक चम्मच पानी सबको दें। लेकिन बहुत बड़े खेत में हम जानते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि बहुत सारे पेड़ एक साथ एक ही जगह पर ग्रो कराना ही क्रॉप प्रोडक्शन है। तो बहुत सारे पेड़ों को जो कि एक बहुत बड़े से एरिया में है, उनको सबको पानी देना एक बहुत मेहनत भरा काम हो सकता है। जब हम चम्मच और कटोरी से पानी देने जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ऐसा हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते थे पानी देने के लिए, कि यानी सिंचाई की पुरानी जो विधियां थीं उनमें क्या था और कौन कौन सी विधियां उपयोग में लाई जाती थी, यूज में आती थी। सबसे पहला जो है जिसे पुली सिस्टम कहते हैं या मॉड कहते हैं, यहाँ पर क्या किया जाता था पहले कि डेवलपमेंट इतना था नहीं, और जो है मोटर पंप वगैरह बहुत थे नहीं, ऐसा समझ लीजिए। तो जो वेल है, जो कुआं है, वहाँ से एक इस टाइप का उसमें डिवाइस लगा के, जिसे हम पुली कहते हैं, लगा के यहाँ पर ये एक व्हील लगा होता था, और जिस पर से रोप रस्सी को बांध करके और बाल्टी को इसमें छोड़ते थे। एक कोई बंदा या फिर कोई कैटल इससे रस्सी से बंधा हुआ होता था, या फिर कोई बंदा इसको खींचता था, और पानी बाहर जैसे ही आता ये इसको यहाँ पर बने एक क्यारी कह सकते हैं, चैनल कह सकते हैं, उसमें डाल देते थे, और ये पानी आगे फ्लो करके और
पूरे खेत में पहुंच जाता था। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड हो गई, इसको मॉड सिस्टम या पुली सिस्टम कह सकते हैं हम। ठीक है सॉरी। दूसरा जो है चेन पंप के नाम से जाना गया, ट्रेडिशनल मेथड है, ये भी पुरानी विधि है। इसमें क्या होता था कि ये एक व्हील है जो ऊपर आपको दिख रहा है, दूसरा व्हील पानी के अंदर होता था। ठीक है, दूसरा व्हील पानी के अंदर होता था, और ये आपको जो रस्सी दिख रही है ना, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये कुछ और ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्हील है, एक व्हील इसके अंदर पानी में डूबा हुआ होगा यहाँ पर अंदर, और इन दोनों के बीच में एक इस टाइप की रस्सी या चेन बंधी हुई होगी, और उस पर ये जो बाल्टी दिख रही है आपको, एक इधर और एक दो बाल्टी इधर। अब इसको क्या होता था कि हाथ से चलाया जाता था। जैसे आपने देखा होगा गांव में कुट्टी मशीन चलाते हैं, यानी कि घास काटने के लिए, जो कैटल्स के लिए चारा बनाने के लिए जो घास काटने की मशीन होती है, उसको जैसे चलाया जाता है हाथ से घुमा के, वैसे ही इसको हाथ से घुमा के चलाया जाता था। और जैसे ही ये बाल्टी ऊपर आती, ये पानी को बाहर फेंक देती, जहाँ पर बह के जहाँ से और खेत में पानी चला जाता था। इसको चेन पंप कहते हैं। पंप मतलब खींचना है, यहाँ खींचना या फेंकना कह सकते हैं। तो ये पानी को फेंकने के लिए इसको पंप कहा। बाकी इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं है, इसलिए ये ट्रेडिशनल मेथड है। तीसरा है जो है डेगली के नाम से जानते हैं इसे, ये डेगली कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक इस टाइप का कोई, जैसे आपने देखा होगा कि जिस टाइप की लकड़ी से गुलेल बनाई जाती है, उस टाइप की यहाँ पर लकड़ी, और उस लकड़ी में बीच में एक बड़ा जो है कोई बांस का टुकड़ा कह सकते हैं, या फिर कोई बड़ी लकड़ी जो है लगाई जाती थी, और जिससे यहाँ पर बाल्टी रस्सी से बांध के लटका दी जाती थी। एक बंदा यहाँ पर रिक्वायर्ड होता था और दूसरा यहाँ पर। ठीक है, या फिर दूसरा ना हो तो यहाँ पत्थर बांध दिया जाता था। और यहाँ पे थोड़ी फिजिक्स लगती है, बट इतना डीप में जाना नहीं है हमको 8th क्लास में। सिंपली वो आपसे इतना भी नहीं पूछेगा कि हाउ मेनी मेथड ऑफ इरीगेशन इन ट्रेडिशनल मेथड, वो नहीं पूछेगा आपसे। ओके, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, बट ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। फोर्थ जो है, इसे राहत पढ़ते हैं कुछ लोग, रैट कहते हैं इसे हिंदी में। रैट सिस्टम आपने सुना भी होगा काफ़ी। रैट मतलब यहाँ पर जो है कैटल, कोई मवेशी, कोई बैल या कोई अदर कैटल यहाँ पर बांध दिया जाता था, जो इस सर्कुलर पाथ पे मूव करता था, चलता था। और यहाँ इससे अंडरग्राउंड जो है ये व्हील जो है कनेक्ट होता था। ये व्हील जब घूमता था तो ये इसका आधा हिस्सा पानी में डूबा रहता था। ये बनाया है तो थोड़ा गलत है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, बट ये जो डायग्राम है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको कंफ्यूज कर देगा। ये व्हील जो है आधा पानी में डूबा रहता था, इतना बड़ा नहीं होता था। कुएं के अंदर ये, या तालाब के अंदर, या जहाँ पानी है वहाँ पर ये आधा हिस्सा इसका डूबा रहता था। जब व्हील घूमेगा तो इसके पूरे हिस्से में हर जगह यहाँ 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 बकेट्स या बाल्टी लगी होती थी, जो कि इसके घूमने पर पानी को लेकर के आती थी। और जब यहाँ ऊपर आती थी तो यहाँ पानी को फेंक दिया जाता था, और पानी आगे फ्लो करके खेत में बह जाता था। ठीक है, ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड हो गए, और रैट को जो लेवर सिस्टम भी हम कह सकते हैं। बाकी आप ये देख लीजिए कि लेबर का मतलब यहाँ पर मजदूर है, तो सभी में कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है, या तो फिर कैटल या तो फिर कोई इंसान, इनमें सभी में यूज होते ही हैं। तो यूट्यूब वीडियो में कुछ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स जो टीचर्स दे रहे हैं, वो थोड़ा मुझे लगता है कि उनको अपने सही करके और बच्चों को सही शिक्षा देनी चाहिए, ताकि उनको प्रॉपर जो है नॉलेज रहे और बच्चा आगे क्वेश्चन आंसर्स को बिल्कुल प्रॉपर वे में सॉल्व कर पाए। ओके, तो जो मॉडर्न मेथड है इरिगेशन की वो ये है। सो योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। मैं आपको एक बात एक्स्ट्रा बता देना चाहता हूँ कि जो मॉडर्न मेथड है ना, उनमें क्या होता है, एक तो लेबर की यानी मजदूरों की, और मतलब ओवरऑल मेहनत की बचत होती है, इंसान कम लगते हैं। मॉडर्न मेथड किसी भी चीज़ की हो, इंसान कम लगेंगे, मेहनत कम लगेगी। दूसरा कि यहाँ पर टाइम की बड़ी बचत होती है, और यहाँ पर हम पानी देने का काम कर रहे हैं, सिंचाई का काम कर रहे हैं, तो पानी की भी बचत हो जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगा। कैसे, वो मैं बताता हूँ। तीसरा ये कि थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, यानी कि इसमें पैसे खर्च होते हैं। जितने भी मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड में पैसे खर्च होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसमें भी थोड़ा सा कॉस्ट आएगा अपना। बाकी काम यहाँ पर बहुत परफेक्शन के साथ में होगा। ये चौथी क्वालिटी इस चीज़ की हो गई। तो यहाँ हम सिंचाई की या फिर इरिगेशन की मॉडर्न मेथड्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम दो मेथड पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे स्प्रिंकलर मेथड, जो कि आपके सामने है, और दूसरी पढ़ेंगे हम ड्रिप सिस्टम। अब स्प्रिंकलर मेथड को समझते हैं, इसमें कुछ कमियां निकली, इसलिए ड्रिप सिस्टम लगाया गया या अपनाया गया। देखिए, तो मॉडर्न मेथड की जो स्प्रिंकलर मेथड है, स्प्रिंकलर का मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब आता है प्रोनाउंसिएशन, छिड़काव। ठीक है, तो जो छिड़काव है, देखिए जैसे हम पानी छिड़कते हैं जगह जगह, वैसे ही ये कुछ काम कर रहा है। इसमें क्या होता है कि ज़मीन के थोड़ा सा नीचे कुछ पाइप बिछे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे काफ़ी सारे फाउंटेन्स या नोजल्स या फब्बारे लगे होंगे, जो कि पाइप से अटैच होंगे, और ये पाइप आगे जाके एक बड़े पाइप से जुड़ा होगा, जो कि कुएं में या फिर किसी बोरवेल में जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि टाइम की बचत हो जाती है। हमने यहाँ से स्विच ऑन किया लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, और यहाँ पर सारे फाउंटेन्स एक साथ चालू हो गए, और बड़े नच नच करके, नृत्य कर करके ये पानी देते हैं फसल को। और इसमें छोटी छोटी बूंदों के रूप में पानी जो है क्रॉप के ऊपर गिरता है, जिससे कि पानी कम लगता है।
और उसके साथ ही समय की भी बचत होती है, क्योंकि सारे खेतों में कई सारे नोजल्स या फाउंटेन्स चलते हैं। और तीसरा, इसमें मेहनत की भी बचत हो जाती है, बस पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कमी निकल करके सामने आती है, क्या कि जब हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे हमारे खेत में, हमारी फील्ड में, तो क्या होगा कि ये पेड़ की पत्तियों पर पानी गिराता है और छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो गर्मियों के दिनों में ये ड्रॉपलेट्स एवेपोरेट हो जाती हैं, यानी भाप बन के उड़ जाती हैं जल्दी से, और पेड़ की जड़ तक पानी नहीं पहुंच पाता। तो कोई महान इंसान आया जिसने ये देखा कि अरे यार ये तो क्या हो रहा है, ये तो है भले ही पानी की बचत हो रही है, मेहनत की बचत हो रही है, टाइम बच रहा है, लेकिन जो काम करना चाहते हैं वो काम तो हो ही नहीं रहा। मतलब पेड़ों की पत्तियों के ऊपर पानी गिर रहा है, पेड़ों की पत्तियों में जब पानी लगेगा तो क्या पेड़ ग्रो कर पाएंगे? अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको खाना लगा के दे दूं थाली और आपके सर पर रख दूं उस थाली को मैं, तो क्या आपका पेट भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो फसल है उसकी जड़ों में, यानी पेड़ों की जड़ों में पानी लगना चाहिए, तब जाके हमारा काम चलेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जिसने भी ये छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर मेथड को देखा, तो उन्होंने बोला कि इसमें थोड़ा चेंज लाया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि इन जो नोजल्स को हटा के पाइप्स को पैरेलली खेत में नीचे बिछा दिया, फाउंटेन्स को हटा लिया इसमें से, और यहाँ पर आप देखेंगे कि पाइप में छोटे छोटे यहाँ पर छेद कर दिए। यहाँ पर ये पाइप जो है एक पाइप से कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर सारे पाइप एक पाइप से कनेक्ट कर दिए। ये दो इमेजेस हैं, ये अलग है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये वाली इमेज ले ली। इसमें बूंद जो है वो पाइप में से निकल रही है और आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगी, इसलिए मैंने ये वाली इमेज ले ली। अब यहाँ पर एक बात देखिए कि यहाँ पर जो है पानी जो है स्प्रिंकलर मेथड के कंपैरेटिवली कम लग रहा है, और मेन काम क्या है कि हमको जड़ तक पानी भेजना है ना कि पत्ती तक। उसमें क्या होता था, स्प्रिंकलर मेथड भी मॉडर्न मेथड है, आधुनिक विधि है, बट स्प्रिंकलर मेथड में क्या हो रहा था कि पानी पेड़ों की पत्तियों पर गिर रहा था, और गर्मियों के दिनों में ये छोटी छोटी बूंदें स्प्रिंकलर मेथड की जल्दी से इवेपोरेट हो जाती हैं, बाष्प बन के भाप बन के उड़ जाती हैं, और पेड़ सूखा रह जाता है और फसल जो है हेल्दी नहीं होगी। इसलिए मॉडर्न मेथड में दूसरी मेथड जो है किसी ने दिमाग लगाया और बोला कि इन पाइप को नीचे बिछाया जाए, इनमें छोटी छोटी बूंदें जो है बूंदों के रूप में पानी निकले, छोटे छोटे छेद कर दिए जाए। अब हुआ क्या कि देखिए पानी स्प्रिंकलर मेथड से भी कम लगा, इसका नाम क्या है, ड्रिप सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप्स के फॉर्म में पानी गिर रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम में एक फायदा हुआ क्या कि सबसे बड़ा फायदा ये कि पेड़ की जड़ तक पानी भेज पा रहे हैं। दूसरा फायदा ये हुआ कि इसमें छोटी मोटर लगेगी, क्योंकि यहाँ पर पानी की जो प्रेशर है वो कम रखनी है हमको, और मोटर ना भी लगाएं तो ऊंचाई पर अगर कोई टंकी बनी है तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा, उससे हम पाइप को कनेक्ट कर दें और पानी अपने आप चला जाएगा सारी पाइप में, और पाइपों से होते हुए जड़ तक पानी पेड़ की पहुंच जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा जो फायदा हुआ वो ये कि वाटर जो है वो भी कम लगा, पानी भी कम लगा। सो अब आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपसे पूछेगा कि विच इज द बेस्ट मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो आपको बताना है कि ड्रिप सिस्टम इज द बेस्ट मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। जो मॉडर्न मेथड है जिसमें कि आधुनिक तकनीक का यूज किया जा रहा है वो भी दो हैं, एक तो स्प्रिंकलर और दूसरी ड्रिप। तो ड्रिप सिस्टम जो है दोनों में बहुत बेस्ट है, स्प्रिंकलर मेथड जो है बेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें पानी पेड़ की जड़ तक नहीं जा पाता। अब यहाँ पर हमने फोर्थ स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन समझ लिया। पहला क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी पहला जो चरण था वो था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना। दूसरा जो हमारा स्टेप है वो यहाँ पर था बीज बोना, यानी सोइंग ऑफ सीड। और तीसरा जो स्टेप था हमारा वो यहाँ पर क्या था, तीसरा स्टेप जो था वो था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जब मिट्टी से पिछली वाली जो फसल है वो न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्वों को खाकर चली गई, मिट्टी से कम हो गए, अब हम ऊपर से खाद और उर्वरक, खाद को मैन्योर कहते हैं, उर्वरक को फर्टिलाइजर कहते हैं। खाद खेत में भी बनाई जा सकती है और जो है प्लांट्स में भी, बट जो खेत में बनाई गई देसी जो खाद होती है, जैविक खाद जो है कार्बनिक, उसे हम बेटर मानते हैं, और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर भी हमने समझ लिया, इस पर डिस्कस अब नहीं करेंगे। फोर्थ जो स्टेप था इरिगेशन, यानी पेड़ों को पानी देना, यानी कि सिंचाई करना, उसकी दो मेथड थी, एक ट्रेडिशनल और दूसरी मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड में 4 मैंने आपको बताया, मॉडर्न मेथड में मैंने आपको 2 बताई, जिसमें से पहली थी स्प्रिंकलर और दूसरी थी ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, और दोनों में से बेस्ट जो है वो ड्रिप सिस्टम ही है, और ट्रेडिशनल तो लगभग सभी एक सी ही हैं, किसी में कोई नुकसान नहीं हो रहा। बस आपको इनके नाम याद रखने हैं, जैसे डेकली, चेन और रहेट, और चेन सिस्टम और पुली सिस्टम, ये 4 आपको याद रखनी है, और बाकी इसमें 2 याद रखनी है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए अब हम एक शब्द समझते हैं, जो फिफ्थ स्टेप है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन किसका, क्रॉप का, फ्रॉम वीड्स। देखिए ये प्लूरल है और सिंगुलर है इसका वीड, और एस लगा दिए, प्लूरल हो गया, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। समझिए क्या है ये, वीड कहते हैं हम ऐसे अनवांटेड प्लांट को, यानी देखिए जैसे मैंने ये खेत है, इसमें बहुत सारे पेड़ उगाए, मैंने गेहूं के पेड़ उगाए, मान लीजिए वीट के पेड़ उगाए। अब क्या हुआ कि बीच बीच में इसमें काफ़ी सारे दूसरे टाइप के बिना काम के नल्ले निकम्मे बेरोजगार घास के पेड़, ग्रास के पेड़ उग आते हैं। आपने देखा भी होगा फसल के साथ में ऐसे कुछ प्लांट उग जाते हैं, ऐसे कुछ पेड़ उग जाते हैं जिनका कोई काम नहीं होता जो केवल और केवल यहाँ से पानी पीते हैं, मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और बेमतलब के पेड़ होते हैं ये। इनको हम हिंदी में कहते हैं खरपतवार, आपने सुना भी होगा खरपतवार, और इंग्लिश में इनको हम कहते हैं वीड, WEED, वीड। ठीक है, अब इन वीड का यहाँ पर कोई काम नहीं है, इनको निकालना है हमें, या इनसे फसल को बचाना है। क्यों? क्योंकि ये एक तो पानी पियेंगे तो हमारी वाटर की वेस्टेज होगी, दूसरा ये पेड़ों को अच्छे से ग्रो नहीं करने देंगे, उनका खाना खुद ले लेंगे, यानी उनका न्यूट्रिएंट्स जो है उनके वो खुद खा जाएंगे। जैसे एक घर में अगर 4 लोग रहते हैं तो मान लीजिए वो 2-2 रोटी खाते हैं, तो 8 रोटी बनती हैं डेली। अब उसी घर में उन 8 रोटियों के साथ में 4 लोग और आके रहने लग जाएं, तो जो सबको 2-2 मिल रही थी अब वो कम हो जाएंगी। ऐसे ही इस चीज़ को हम समझते हैं यहाँ पर कि जो वीड्स हैं वो इसी टाइप का कुछ काम करते हैं क्रॉप के साथ। तो देखिए ये जो वीड्स हैं इनको निकालने का या फसल से इनको दूर रखने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले क्या किया जाता था, पुराने टाइम में, यानी ट्रेडिशनल मेथड इसे हम कह सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ
क्रॉप फ्रॉम वीड्स, ओके, यानी खरपतवार से फसल को बचाने की जो पुरानी विधि होती थी उसको क्या कहते हैं, ठीक है, या फिर वो विधि क्या थी, ठीक है। तो जैसे ये खेत है, अब इसमें क्या हुआ कि ये हमारे गेहूं के पेड़ खड़े हैं एकदम मस्त हरे हरे, इनके बीच में कोई दूसरा जो है घास वगैरह उग जाता है, मान लीजिए ये रहा। अब इस घास को निकालने के लिए पहले के टाइम में क्या करते थे कि हाथ से उखाड़ के इसको और फेंक देते थे, ये फेंक दिया, हाथ से उखाड़ के फेंक देना जो है इसको हिंदी में हम कहते थे निराई। क्या कहते थे? निराई, ठीक है, निराई। अभी गांव में क्या करते हैं कि कुछ लोग निराई को निंदाई कह देते हैं, निंदाई, निंदाई, वो निराई होती है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है उसका? निराई। तो निराई जो है वो मैनुअल मेथड कही जाती है इंग्लिश में, मैनुअल मेथड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम वीड्स, ओके, यानी इसे हम हैंड पिकिंग भी कह सकते हैं, मैनुअल मेथड भी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी कह सकते हैं। अब इसके बाद में जो है जो मॉडर्न मेथड है वीड्स से फसल को बचाने की, वो कौन सी है उस पर बात हम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मॉडर्न मेथड में क्या हुआ कि देखा गया कि मान लीजिए कि ये एमपी का कोई खेत है और यहाँ पर किस किस टाइप का जो घास है वो बिना किसी बीज डाले ग्रो कर जाता है, फसल को परेशान करता है, उस घास पर रिसर्च की और केवल उसको ही मारने वाले केमिकल्स तैयार किए गए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर गेहूं के पेड़ लगे हैं और साथ में घास है, तो केवल वो जो अनवांटेड घास है या बेमतलब का जो घास है उसको ही मारे, उसको ही ग्रो करने ना दे, ऐसे कुछ केमिकल लैब में बनाए गए और उन केमिकल को हमने नाम दिया वीडीसाइड्स। इन केमिकल को हम दवाइयों के नाम से भी जानते हैं और या फिर खरपतवार नाशी के नाम से भी गांव में किसान लोग जानते हैं, खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी या नाशक भी कह सकते हैं, और इनको वीडीसाइड्स इंग्लिश में हम कहते हैं। ये क्या करते हैं कि जो अनवांटेड प्लांट, जो अनैच्छिक पेड़ हैं जो फसल के साथ में उग रहे हैं, हम जब क्या करेंगे कि वीडीसाइड्स को, इन केमिकल्स को, खरपतवार नाशकों को पेड़ में या फसल में डालेंगे पानी में घोलकर, तो ये केवल घास को उगने ही नहीं देगा, जब घास का छोटा सा पौधा उगेगा इसे वहीं मार देगा। दूसरा जो है यहाँ पर वीडीसाइड्स के अलावा वही आज के समय में भी वो ट्रेडिशनल मेथड यूज की जाती है, यानी हाथ से उखाड़कर जो घास है, जो ग्रास है, जो अनवांटेड प्लांट है, जो बेमतलब के पेड़ हैं, उनको फेंक दिया जाता है बाहर उठा के। तो देखिए यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड जो है, वैसे देखिए इरिगेशन में मॉडर्न मेथड मस्त थी, एक नंबर की थी, काम की थी, लेकिन यहाँ पर जो है वीडीसाइड्स का यूज जो है मिट्टी को खराब कर देता है, इसलिए यहाँ इस जगह वीड्स को निकालने या मारने के लिए या ख़त्म करने के लिए और अपनी फसल को बचाने के लिए यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल मेथड यानी निराई जो है बेटर मानी जाती है। निराई जो है यहाँ पर अच्छी विधि मानी जाती है खरपतवार से, वीड्स से फसल को बचाने के लिए। इतनी बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पर हमारा 5th स्टेप जो है क्रॉप प्रोडक्शन का हुआ कंप्लीट। अब हम बात करेंगे, अब जैसे हमने वीड्स निकाल दिए, अब हमारी फसल थोड़ी बड़ी हो जाएगी धीरे 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 करके, और अब हम यहाँ पर चाहे वो रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, यानी वो किसी भी सीजन में बोई जाने वाली फसल हो, हम उसे काटेंगे कुछ समय बाद, ठीक है। तो काटने के लिए कुछ डिवाइसेस का यूज करा जाता है, जिन डिवाइसेस को हम कटर कह सकते हैं, क्योंकि काटने का काम कर रही है तो उसको हम कटर कहेंगे। दूसरा ये कि उस कटर को हम रीपर कहते हैं। क्या कहते हैं? रीपर। देखिए पहले तो सिकल से या फिर आसिया वगैरह जो है देसी जो औजार थे उनसे गांव के लोग या फार्मर्स जो है खेत की फसल को काटते थे, लेकिन अब मॉडर्न मेथड जो है उसमें ट्रैक्टर के साथ या फिर ट्रैक्टर से अलग भी कुछ डिवाइसेस आती हैं जिनको रीपर कहते हैं और कटर भी कह सकते हैं, इनकी मदद से फसल को काटा जाता है, क्योंकि फसल यानी बहुत सारे पेड़ और इनको हम अगर एक एक करके काटेंगे तो हमें काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए हम जल्दी से इनको काटना चाहते हैं, तो हम मॉडर्न मेथड में जो डिवाइसेस होती हैं, मॉडर्न डिवाइसेस, उनका यूज करते हैं, जिसे हम रीपर या कटर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो है ये क्या हो गया हमारा, आई थिंक सो 6th है ये स्टेप, हमारा 6th स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन यानी कटिंग। क्या हो गया? कटिंग, कटिंग ऑफ क्रॉप। तो कटिंग करेंगे हम फसल की पहले। दूसरा, अब मैंने इसमें भी ट्रेडिशनल मेथड आपको बताया कि आसिया वगैरह लेकर के उसको काटा जाता था फसल को, और अभी जो कटर या रीपर की मदद से इसको काटा जाता है। अब क्या होगा कि फसल कट चुकी, अब कटी हुई फसल में आप देखेंगे कि जो भूसा है यानी भूसी, जिसे हस्क कहते हैं हम, हस्क या भूस या भूसा या भूसी, आप जो भी कहना चाहे कह लेना। तो हस्क से जो है अनाज को अलग करना, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, भूसे से अनाज को अलग करना है अब हमें, क्योंकि फसल कट चुकी है। तो काटने को हमने कहा था कटिंग, जो कि 6th स्टेप था, जिसकी पुरानी विधि जो है ट्रेडिशनल मेथड जो है वो आसिये से देसी औजारों से काटना था, और अब मॉडर्न मेथड में रीपर यूज किया जाता है। रीपर की आप गूगल करके इमेज देख लीजिएगा, इस टाइप का कुछ उसमें आगे जो है कटर्स लगी रहती हैं और वो डीजल से चलता है, मोटर लगी रहती है, और कुछ रीपर्स जो है ट्रैक्टर की हेल्प से भी चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे कटिंग होने के बाद में हम क्या करें फसल का। जैसे गेहूँ का पौधा होता है, आपने देखा होगा कि उसमें भूसे के अंदर जो है अनाज पाया जाता है, सीड या बीज पाए जाते हैं, तो उनसे उसको अलग करना रहेगा, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। तो ये काम जो है कटिंग तो हो चुकी, कटिंग के बाद का जो ये काम है यानी भूसे से अनाज को अलग करना, उस काम
काम को हम 7th स्टेप मानते हैं और इस काम का नाम क्या है, थ्रेशिंग। इस काम का नाम जो है वो है थ्रेशिंग। क्या है, थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा अनाज है उसको भूसे से अलग करते हैं। हमारा जो अनाज है उसका क्या करते हैं, भूसे से अलग करेंगे। तो सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, यानी भूसे को हस्क कहते हैं। तो ये जो हमारा काम है, इस काम को हम नाम देंगे क्या, पता है क्या, इस काम को हम नाम देंगे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग। अब ये जो थ्रेशिंग है वो की जाती है, अब थ्रेशिंग में देखिए पहले क्या करते थे, ट्रेडिशनल मेथड जो होती थी कहीं खुली जगह में पटक के फसल को और जो है लट्ठों से धुना जाता था, डंडों से पीटा जाता था, या अलग अलग टाइप की मेथड यूज की जाती थी। इसमें कोई नहीं पूछेगा ट्रेडिशनल मेथड आपसे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ आपको। अच्छा, इसके बाद जो है मॉडर्न मेथड जो आई, मॉडर्न मेथड को ही हमने जो है वो यहाँ पर अच्छे से समझेंगे हम उसे। थ्रेशिंग की जो ट्रेडिशनल मेथड है, थ्रेशिंग मैंने आपको अभी बताया क्या कि भूसे से फसल को यानी अनाज को या बीज को अलग करना ही थ्रेशिंग कहलाता है। तो थ्रेशिंग की जो है मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड बताई, देसी कई सारे तरीके, अलग अलग तरीके जो है होते थे फार्मर्स के पास। अब जो मॉडर्न मेथड है उसमें क्या, एक डिवाइस आती है जिसे आप ना जानते भी होंगे, थ्रेशर, बड़ी फेमस है, हर जगह आपको देखने को मिलेगी सड़कों पर गाँव की। थ्रेशर, थ्रेशर क्या करती है कि कटे हुए फसल को यहाँ पर भूसे से अलग करके देती है, क्या, थ्रेशर। तो मॉडर्न मेथड क्या हो गई, थ्रेशिंग की। थ्रेशर जो है वो थ्रेशर से फसल को साफ करना या भूसा निकालना, थ्रेशिंग की जो है मॉडर्न मेथड है। ठीक है, अब देखिए एक तो काम था कटिंग जो कि 6th स्टेप था आई थिंक सो। तो कटिंग और थ्रेशिंग दोनों को मिलाकर हम यहाँ पर कहते हैं हार्वेस्टिंग। मैंने एक अलग चीज़ बताई, मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई क्या, कि यहाँ पर कटिंग, कटिंग प्लस थ्रेशिंग, कटिंग प्लस थ्रेशिंग, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे हार्वेस्टिंग। क्या कहेंगे, हार्वेस्टिंग इजिकल टू हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी फसल को काटना, फसल को काटना और काटने के बाद उसको, काटने के बाद उस फसल को भूसे से अलग करना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है। कुछ डिवाइस ऐसी आती हैं जो कटिंग और थ्रेशिंग दोनों करती हैं। आपने देखा होगा बड़ी ऊंची सी हाइट वाली जो डिवाइस आती है उनको हार्वेस्टर कहते हैं, क्योंकि वो कटिंग भी करती हैं और थ्रेशिंग भी करती हैं। यहाँ पर कटिंग और थ्रेशिंग को कंबाइंडली हार्वेस्टिंग बोला जाता है, इसलिए दोनों काम जो करेगी, थ्रेशर का भी और रीपर या कटर का भी, उसको हम हार्वेस्टर कहते हैं और इस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग। ओके, आगे देखते हैं हम। अब हमारी फसल कट करके और भूसे से अलग होकर के और ग्रेन्स हमारे हाथ में आ चुके हैं। तो लास्ट जो स्टेप है, 8th स्टेप जो है क्रॉप का, वो क्या होगा उसके बारे में भी जान लेते हैं। So let me tell you about the 8th step of crop production, that is storage. That is the most important step of the crop production. इसमें कोई ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड नहीं होगी। पहले के टाइम में भी ट्रेडिशनल मेथड में भी इसको उसी तरीके से डन किया जाता था और आज के टाइम में भी वही किया जाता है। जो हमारी फसल निकली है ग्रेन्स या भूसे से अलग होकर, उसको सही जगह पर स्टोर करना स्टोरेज कहलाता है। और ये 8th स्टेप है, यानी कि ड्राई जगह पर, एक गीली ना हो, नमी ना हो जिस जगह पर, क्योंकि फसल फिर सड़ सकती है, खराब हो सकती है, और जो कि हमने इतनी मेहनत से उगाई है, जिसे अच्छी और साफ सुथरी और सूखी जगह पर रखना ही स्टोरेज कहलाता है। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा।